हेलो गाइज, आज का यह वीडियो सभी टाइप के इंग्लिश लर्नर्स के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश के मिक्स क्वेश्चंस के एक प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। इस प्रैक्टिस सेट में मैंने 25 क्वेश्चंस लिए हैं जो कि सभी टाइप के एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं और आप लोग बताइएगा कि आपने 25 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस का आंसर सही सोचा था। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आई डोंट वॉन्ट टू जस्ट ब्लैंक अ पुअर लेडी। यानी कि मैं नहीं चाहता हूँ जेस्ट करना, मजाक उड़ाना, किसका? तो एक गरीब औरत का। तो वैसे वर्ब्स जिनका यूज हम मजाक उड़ाने के लिए करते हैं तो उनके बाद हम फिक्स्ड प्रीपोजिशन एट का उपयोग करते हैं। और कौन कौन सा वर्ड का यूज हम मजाक उड़ाने के लिए करते हैं? तो किसी पर्सन पर हम हंसते हैं यानी कि उसका मजाक उड़ाते हैं, तब लॉफ वर्ड के साथ भी हम एट का उपयोग करेंगे। इसके अलावा हम किसी व्यक्ति पर मोक करते हैं तो इसके साथ भी हम एट का उपयोग करेंगे। और जेस्ट मतलब भी मजाक उड़ाना होता है। इन तीनों का उपयोग हम किसी पर्सन का मजाक उड़ाने के सेंस में करते हैं। इन तीनों के साथ हम एट प्रीपोजिशन का उपयोग करेंगे, ठीक है। तो जेस्ट एट समवन, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, डी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, अ हैवी स्टॉर्म वाज फोरकास्ट ब्लैंक द वेदर वाज क्लियर। यानी कि हैवी स्टॉर्म, भारी तूफान की क्या की गई थी? भविष्यवाणी की गई थी, लेकिन वेदर जो है वो कैसा था? साफ। तो दोनों क्लॉज में यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन है, विरोध है। यानी कि यहाँ पर ऐसी कल्पना की गई थी कि भारी तूफान आएगा, लेकिन इसके जस्ट ऑपोजिट वेदर जो है वो साफ था। तो दोनों में विरोध है, कॉन्ट्राडिक्शन का सेंस आ रहा है। तो इस सेंस में हम बट का यूज करेंगे जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ठीक है। अदर ऑप्शन यहाँ पर फिट नहीं बैठेंगे। ये चीज की कल्पना की गई थी लेकिन ऐसा चीज हुआ, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन प्रीपोजिशन चैप्टर का है, संतोष डील्स ब्लैंक ग्रेन्स इन द मार्केट। यानी कि संतोष जो है वो डील करता है अनाजों का, कहाँ पर? मार्केट में। तो यहाँ पर हम कौन सा प्रीपोजिशन का यूज करें? तो अनाजों का के सेंस में आपको ऑफ का उपयोग नहीं करना है। यहाँ पर आपको याद रखना है कि डील वर्ड जो है ये अपने साथ दो प्रीपोजिशन ले सकता है। फर्स्ट तो विथ ले सकता है, दूसरा डील के साथ हम इन का उपयोग कर सकते हैं। जब किसी प्रॉब्लम से, किसी समस्या से हम निपट रहे हों, यानी किसी प्रॉब्लम को यदि आप हैंडल कर रहे हो, उससे डील कर रहे हो, या कि फिर उस प्रॉब्लम को आप मैनेज कर रहे हो, तो इसके साथ आपको विथ का उपयोग करना है, ठीक है। प्रॉब्लम आई और उस प्रॉब्लम को आपने हैंडल किया, उस प्रॉब्लम के साथ आपने डील किया, ठीक है, तो उस सेंस में हम विथ का यूज करेंगे। लेकिन डील के साथ इन का उपयोग कब करेंगे? तो जब ट्रेड का सेंस आएगा, ट्रेड बोले या बिजनेस बोले, तो जब व्यापार करने का सेंस आएगा तब वहां पर हम डील वर्ड के साथ इन का यूज करेंगे। तो यहाँ पर अनाजों का क्या करता है? वो व्यापार करता है, ट्रेड करता है, तो इसके साथ हम इन का यूज करेंगे जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, ठीक है। हालांकि सुनने में ये बढ़िया नहीं लगेगा कि अनाज में व्यापार करता है, लेकिन आपको याद रखना ये क्वेश्चन जो है फिक्स्ड प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है। डील के साथ इन प्रीपोजिशन आता है जब किसी चीज का ट्रेड होता है तब, ठीक है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में हमें कंट्रोवर्शियल का पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है। तो हिज आइडियाज, यानी कि उसके जो आइडियाज थे वो कैसे थे? कंट्रोवर्शियल थे, विवादित थे। तो विवादित तो था, बट क्या विवादित था? उसके आइडियाज विवादित था। आइडियाज की बात करें तो ये क्या है? ये है नाउन। और उस नाउन के बारे में ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि नाउन जो है वो कैसा था? कंट्रोवर्शियल था। नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने वाले वर्ड को हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं। तो कंट्रोवर्शियल वर्ड जो है यहाँ पर क्या है? ये है एडजेक्टिव, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, यू ब्लैंक बी मैड इफ यू थिंक आई एम गोइंग टू लेंड यू एनी मोर मनी। यानी कि तुम पागल ही हो सकते हो यदि तुम ऐसा सोच रहे हो कि मैं तुम्हें और अधिक पैसे दूंगा। ऐसा तुम्हारा सोचना जो है गलतफहमी है। तुम ऐसा सोच रहे हो यदि, तो तुम पागल ही हो सकते हो। तो इस सेंटेंस में हम कौन सा मॉडल वर्ब का यूज करेंगे? तो फर्स्ट ऑप्शन है माइट। माइट का उपयोग हम कम संभावना के लिए करते हैं। यहाँ पर हम सर्टेन हो गए, एकदम निश्चित हो गए कि तुम यदि ऐसा सोच रहे हो तो तुम निश्चित ही पागल ही हो। यहाँ पर हम स्ट्रॉन्ग सर्टेनिटी शो करते हैं, जबकि माइट का यूज हम वीक सर्टेनिटी यानी कि बहुत कम संभावना रहे तब माइट का यूज करते हैं। तो यहाँ पर माइट इसका राइट आंसर नहीं होगा। शुड का उपयोग हम एडवाइस देने के लिए करते हैं या ऑब्लिगेशन, दायित्व बताने के लिए करते हैं। किसी को सलाह दे रहे हो तब शुड का यूज करेंगे। यहाँ पर पागल हो सकते हो, ये सलाह देना ये गलत है यहाँ पर, ठीक है। आउट टू का यूज हम मोरल ड्यूटी किसी को बता रहे हो तब वहां पर आउट टू का यूज करते हैं। तो ये भी यहाँ पर इसका राइट आंसर नहीं होगा। मस्ट की बात करें तो मस्ट का उपयोग फर्स्ट कंडीशन में हम कब करते हैं? जब हम स्ट्रॉन्ग सर्टेनिटी बता रहे हैं। तो यहाँ पर भी तुम सर्टेनिटी ही बता रहे हैं, निश्चितता ही बता रहे हैं कि तुम निश्चित तौर पर पागल ही हो यदि तुम सोच रहे हो ऐसा। तो यहाँ पर मस्ट का यूज होगा, ठीक है। यू मस्ट बी मैड इफ यू थिंक आई एम गोइंग टू लेंड यू एनी मोर मनी। तो प्रेजेंट में किसी बात पर सर्टेनिटी यानी कि यकीन होने का सेंस दिया जाए तब वहां पर हम मस्ट का यूज करेंगे, ठीक है। यानी कि तुम यकीनन पागल ही हो यदि तुम ऐसा सोचते हो तब, ठीक है। सिक्स नंबर क्वेश्चन है, एंटोनिम ऑफ द वर्ड डैम।
तो डैम्प मतलब क्या होता है, आप लोग घरों में देखते होंगे कि दीवालों में जो है नीचे की कुछ हाइट में 2-3 फीट में डैम्पनेस आ जाती है, यानी कि गीलापन आ जाता है, थोड़ा-थोड़ा गीला हो जाता है, मॉइस्चर हो जाता है, ठीक है? तो उसी को हम डैम्प बोलते हैं, ठीक है? जिसके बाद जो है पुट्टी रहती है वो पपड़ी के रूप में निकलने लगती है, किस वजह से? डैम्पनेस की वजह से, यानी कि थोड़ा-थोड़ा गीलापन के वजह से, नमी के वजह से। तो इसका हम सिनोनिम पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद एंटोनिम देखेंगे। तो कोई चीज़ डैम्प है यानी कि वो चीज़ मॉइस्ट है, ठीक है? इसके अलावा हम ह्यूमिड वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा थोड़ा-थोड़ा गीलापन है तो सॉगी वर्ड का यूज़ कर सकते हैं, वेट बोल सकते हैं, तो ये सब के सब जो हैं वो डैम्प के सिनोनिम है, ठीक है? तो फर्स्ट ऑप्शन है मिस्टी। मिस्टी मतलब होता है कोहरा, यानी कि धुंध से भरा हुआ, सुबह-सुबह ठंडियों में जो कोहरा रहता है, तो उसके लिए हम मिस्टी वर्ड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है एरिड। एरिड एरिड मतलब होता है शुष्क, यानी कि सूखा, जो कि डैम्प का जस्ट अपोजिट मीनिंग दे रहा है। यहाँ पर एंटोनिम ही पूछा गया है, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट ऑप्शन है ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल मतलब होता है उष्णकटिबंधीय, यानी कि गर्म और नम क्षेत्र। और नेक्स्ट वर्ड है सोक्ड। सोक्ड मतलब होता है पूरी तरह से भींगा हुआ। सेवंथ नंबर क्वेश्चन आर्टिकल चैप्टर से है। सेंटेंस लिखा हुआ है ब्लैंक पीपल इन दिस टाउन आर वेरी फ्रेंडली, यानी कि लोग जो इस शहर के हैं वो कैसे हैं, बहुत ज्यादा फ्रेंडली हैं। तो यदि हम पीपल की बात करें तो ये कैसा नाउन है? फर्स्ट तो हम पीपल को गिन सकते हैं, यानी कि ये काउंटेबल नाउन है। काउंटेबल तो है बट किस फॉर्म में लिखा हुआ है? प्लूरल फॉर्म में लिखा हुआ है। पीपल मतलब लोग, यानी कि बहुत सारे लोग। जब बहुत सारे लोग हो गए तो एक बहुत सारे लोग कहना तो गलत हो गया, ए एन हो गया कैंसिल। अब हम यहाँ पर पर्टिकुलर लोगों की बात कर रहे हैं जो कि इस शहर के हैं, वो फ्रेंडली हैं। तो पर्टिकुलर यानी कि खास लोगों की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर खास लोगों के सेंस में हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करेंगे। द पीपल इन दिस टाउन आर वेरी फ्रेंडली। एट्थ नंबर क्वेश्चन है इफ ही हैड गॉन टू आगरा ही ब्लैंक द ताजमहल, यानी कि यदि वह आगरा गया होता तो उसने ताजमहल देख लिया होता। तो ये थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है। सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस प्रकार से है, इफ और फर्स्ट क्लॉज में आपको क्या दिया है, हैड प्लस वी थ्री। यदि सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस प्रकार से रहे, इफ प्लस हैड प्लस वी थ्री, तो सेकंड क्लॉज में आपको क्या यूज करना है? तो आपको यूज करना है वुड हैव प्लस वी थ्री। तो फर्स्ट क्लॉज में हैड प्लस वी थ्री, सेकंड क्लॉज में वुड हैव प्लस वी थ्री, जो कि कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ठीक है? डी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इफ ही हैड गॉन टू द आगरा ही वुड हैव सीन द ताजमहल। नाइन्थ नंबर क्वेश्चन है द लैंडस्केप ऑफ कश्मीर इज बाय फार मोर इंचांटिंग ऑफ ऑल। इस सेंटेंस में हमें एरर फाइंड आउट करना है। यह क्वेश्चन जो है वो एनडीए के एग्जाम में पूछा गया है। ये सभी क्वेश्चंस किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। किसी पर्टिकुलर एग्जाम से मैंने क्वेश्चंस को पिक नहीं किया है। कुछ इजी लेवल के भी क्वेश्चंस मिलेंगे, कुछ टफ लेवल के भी क्वेश्चंस मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर सोचने के लिए आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, उसके बाद आंसर अपना अपना मिला लीजिएगा, ठीक है? क्या सेंटेंस में कहीं पर एरर है? पूरे सेंटेंस का मतलब हुआ कि कश्मीर का यह जो दृश्य है वो अब तक का सबसे ज्यादा इंचेंटिंग दृश्य है, सबसे ज्यादा मनमोहक दृश्य है। तो हिंदी सेंस के बेसिस पे ही आप लोगों ने इसका एरर खोज लिया होगा। तो कश्मीर का दृश्य बिल्कुल ठीक है, ये अब तक का सबसे ज्यादा, यानी कि ऑफ ऑल, अन्य सभी में सबसे ज्यादा यही इंचांटिंग है। तो सबसे ज्यादा यानी कि हमें सुप्रीम का सेंस देना, तो यहाँ पर सुपरलेटिव एडजेक्टिव होना चाहिए था। तो मोर के जगह हमें क्या करना पड़ेगा? मोस्ट इंचांटिंग ऑफ ऑल, यानी कि अन्य जितने भी है उसमें यह जो है सबसे ज्यादा मनमोहक है। तो इसको हमें सुप्रीम का यानी कि सुपरलेटिव एडजेक्टिव का यूज करना पड़ेगा। तो मोस्ट इंचांटिंग कर देंगे तो बिल्कुल सेंटेंस सही हो जाएगा। तो बी पार्ट मिरर है, मोर को काटकर हमें मोस्ट करना पड़ेगा। बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है? टेंथ नंबर क्वेश्चन है प्लीज लेट मी नो व्हेन ही ब्लैंक बैक, यानी कि कृपया करके मुझे बताओ कि वह कब आएगा। तो यहाँ पर सेंटेंस को यदि आप देखें तो ये व्हेन से स्टार्ट है। जब व्हेन से स्टार्ट है तो अब यहाँ पर कब आएगा, भले फ्यूचर का सेंस दे रहे हैं लेकिन व्हेन के हो जाने की वजह से यहाँ पर हम कौन सा टेंस यूज करेंगे? तो आपको यूज करना पड़ेगा फ्यूचर के सेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का उपयोग करना पड़ेगा, ठीक है? व्हेन मिल जाए, एज सुन एज मिल जाए, टिल मिल जाए, अनटिल मिल जाए, तो इन सब के साथ आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही यूज करना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम क्या यूज करेंगे? ही के साथ वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, यानी कि वर्ब के साथ यस या ईएस जोड़ेंगे तो कम्स यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्लीज लेट मी नो व्हेन ही कम्स बैक, यानी कि वह कब आएगा। हालांकि फ्यूचर का सेंस दे रहे हैं, फ्यूचर के लिए आपको विल कम यहाँ पर यूज नहीं करना है। यहाँ पर व्हेन के आ जाने की वजह से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे, भले ही फ्यूचर का सेंस दे रहा है। 11th नंबर क्वेश्चन जो है वो डिटरमिनर चैप्टर से है। सेंटेंस लिखा हुआ है ही डजंट हैव ब्लैंक पेशेंस टू वेट, यानी कि उसके पास इंतजार करने के लिए पेशेंस नहीं है, धैर्य नहीं है। पेशेंस की बात करें तो इसको तो हम गिन नहीं सकते, यानी कि ये कैसा नाउन है? ये है अनकाउंटेबल नाउन। तो अनकाउंटेबल के साथ मेनी नहीं आ सकता है,
फ्यू नहीं आ सकता है क्योंकि इन दोनों का यूज हम किसके साथ करते हैं, तो प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचा, मच और लिटिल, इन दोनों का उपयोग हम अनकाउंटेबल के साथ करते हैं। अब लिटिल की बात करें तो ये अपने आप में जो है ये निगेटिव सेंस देता है, यानी कि कोई चीज तो है बट वो निगेटिव मतलब ना के बराबर है, होने नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये निगेटिव सेंस देता है अपने आप में। एक निगेटिव यहाँ पर लगा हुआ है तो सेंटेंस तो डबल निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि डज नॉट यहाँ पर नॉट लगा है, ये भी निगेटिव, तो डबल नॉट यानी कि ये सुपरफ्लुअस सिचुएशन हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, तो मच इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ही डजंट हैव मच पेशेंस, यानी कि उसके पास ज्यादा पेशेंस नहीं है। मच का यूज हम अफर्मेटिव नेगेटिव सभी सेंटेंसेस में कर सकते हैं, जबकि लिटिल का उपयोग हम केवल और केवल पॉजिटिव सेंटेंस में करेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी निगेटिव सेंस देता है, इसके आ जाने की वजह से पूरा सेंटेंस ऑटोमेटिक निगेटिव हो जाता है। ठीक है, 12th नंबर क्वेश्चन है, डू यू नो ही इज गुड ब्लैंक मैथमेटिक्स, यानी कि क्या तुम जानते हो कि वो मैथ में जो है वो बढ़िया है। तो कोई पर्सन किसी फील्ड में या किसी सब्जेक्ट में अच्छा रहता है तो गुड वर्ड के साथ हम कौन सा प्रीपोजिशन यूज करते हैं, तो गुड के साथ एट का उपयोग करना है, ना कि इनका। गुड एट मैथमेटिक्स, यहाँ पर सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का है, एक शब्द में हमें उत्तर देना है। सेंटेंस लिखा हुआ है, अ पर्सन हु कैन स्पीक टू लैंग्वेजेस फ्लुएंटली, यानी कि वैसा व्यक्ति जो दो भाषाओं को फ्लुएंटली तरीके से धारा प्रवाह बोल सकता है, उस पर्सन के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है बाईलिंगुअल, बाई मतलब हो जाता है दो, तो दो लैंग्वेज को बोलने वाला को हम बाईलिंगुअल बोलेंगे। क्वेश्चन में भी यही पूछा गया, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बाई से ही हमने डिसाइड कर लिया, बाई मतलब क्या, दो, तो दो लैंग्वेज ही पूछा गया है। नेक्स्ट ऑप्शन है लिंग्विस्ट, लिंग्विस्ट मतलब होता है भाषाविद, यानी कि वैसा पर्सन जो लैंग्वेज स्पेशलिस्ट हो, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि केवल दो लैंग्वेज ही बोल पाता हो, लिंग्विस्ट यहाँ पर इसका राइट आंसर नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है ट्रांसलेटर, यानी कि जो ट्रांसलेट करने वाला होती है, इसका आंसर नहीं होगा। ओरेटर मतलब होता है वक्ता, यानी कि जो पब्लिक स्पीकर होता है, पब्लिक में बढ़िया तरीके से बोलता है, उसे हम ओरेटर बोलते हैं, तो यहाँ पर वक्ता है, इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, द बुक्स ऑन द टेबल ब्लैंक टू द लाइब्रेरी, यानी कि किताबें जो कि टेबल पर हैं वो कहाँ से बिलोंग करती हैं, लाइब्रेरी की हैं वो किताबें। तो बिलोंग वर्ड की बात करें तो आपको याद रखना, आप सबसे पहले आप सब्जेक्ट फाइंड आउट कीजिए। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, टेबल पर तो है लेकिन है क्या चीज, किताबें, किताबें लाइब्रेरी से बिलोंग करती हैं, ना कि टेबल। तो यहाँ पर टेबल सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पर सब्जेक्ट है द बुक्स, जो कि किस फॉर्म में लिखा है, प्लूरल फॉर्म में लिखा हुआ है, तो वो भी प्लूरल आना चाहिए। अब बिलोंग का आईएनजी फॉर्म तो हम बनाते नहीं है, तो आईएनजी फॉर्म वाला कैंसिल हो गया, अब बचा बिलोंग और बिलोंग्स। यदि वर्ब में कुछ जोड़ रहे हैं तो वो सिंगुलर बन गया, या सीआईएस जोड़ रहे हैं और कुछ नहीं जोड़ रहे हैं तो वो प्लूरल बन गया। तो बुक्स तो यहाँ पर प्लूरल है, तो वर्ब को भी हमें प्लूरल में लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पर बिलोंग है प्लूरल, यानी कि बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। द बुक्स ऑन द टेबल बिलोंग टू द लाइब्रेरी। और हमने एक चीज यहाँ से और कंफर्म कर लिया कि बिलोंग वर्ड जो है ये अपने साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन टू लेता है। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन में हमें करेक्टली स्पेल्ड वर्ड को फाइंड आउट करना है, पर वर्ड लिखा हुआ है कमिटी। कमिटी का स्पेलिंग होता है COMMITTEE, ये होता है कमिटी का स्पेलिंग, क्या होता है, CO, आपको डबल एम लिखना है, फिर सिंगल आई और फिर डबल टी और फिर डबल ई, यानी कि डबल एम डबल टी डबल ई। तो डबल एम सिंगल टी लगा दिया कैंसिल, डबल एम डबल टी डबल ई, बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन में हमें सेंटेंस का इनडायरेक्ट करना है। सेंटेंस लिखा हुआ है, ही सेड टू हिज फ्रेंड ही लेट अस लीव फॉर द ट्रेक टुमारो, तो उसने अपने फ्रेंड से कहा कि आओ हम कल यात्रा के लिए निकलते हैं। तो यहाँ पर लेट अस लगाया, जब लेट अस मिलेगा अंदर आपको तो साइड टू को कन्वर्ट करना है सजेस्टेड में, तो यहाँ पर इसने सजेस्ट किया, टोल्ड लगा दिया, सजेस्टेड सजेस्टेड, यानी कि हमें डिसाइड करना है ए सी और डी में। टू हिज फ्रेंड, ही सजेस्टेड हिज फ्रेंड, यहाँ पर टू ही नहीं लगाए, ये कैंसिल हो गया, ही सजेस्टेड टू हिज फ्रेंड, ए और डी में डिसाइड करना है टू। जब लेट अस मिलेगा उस सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनाते समय आपको याद रखना है कि शुड का यूज करना है। ठीक है, तो दैट दे शुड, यहाँ पर इसने शुड का यूज नहीं किया, यानी कि ये कैंसिल हो गया, ए नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ही सजेस्टेड टू हिज फ्रेंड दैट दे, उन्हें निकल जाना चाहिए, दे शुड लीव फॉर द ट्रैक द नेक्स्ट डे, टुमारो बदल जाएगा द नेक्स्ट डे में। ठीक है, लेट अस वाले सेंटेंस में आपको सजेस्टेड यूज करना है और अंदर में आपको शुड का यूज करना है, इस बात को आपको याद रखना है। 17 नंबर क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है एसएससी सीजीएल एग्जाम में पूछा गया था। माई कजिन इज प्लानिंग टू अ ट्रिप टू फिलीपींस नेक्स्ट समर। हालांकि क्वेश्चन एकदम सिंपल सा लग रहा है, लेकिन यदि आपने फिलीपींस देखकर ये तो सोच लिया कि ये कंट्री का नाम, ये तो हमें भी पता है,
और हमें ये भी पता है कि कंट्री के नाम के पहले आर्टिकल का उपयोग मोस्ट ऑफ द केस में हम नहीं करते हैं। आपने कभी द इंडिया नहीं सुना होगा, एन इंडिया नहीं सुना होगा। यदि आपने यहाँ पर नो आर्टिकल यूज किया तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी है। यहाँ पर द का यूज करेंगे। वैसे कंट्रीज जो यूनाइटेड फॉर्म में हैं या रिपब्लिक फॉर्म में हैं या कि फिर प्लूरल फॉर्म में है, तो इन सब के साथ आपको द का उपयोग करना है। द यूएसए लिखना है आपको। और फिलीपींस की बात करें तो ये देखिए आप प्लूरल फॉर्म में यानी कि यस लगा हुआ है, तो इसके साथ भी आपको द का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, द फिलीपींस यहाँ पर द का राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, ही डिड नॉट सक्सीड ब्लैंक ही ट्राइड हार्ड, यानी कि उसने कठिन परिश्रम की लेकिन वो सफल नहीं हो सका। दोनों सेंटेंस में कॉन्ट्राडिक्शन का सेंस आ गया, तो देखते हैं कि कौन सा फिट बैठेगा। उसने वह सफल नहीं हुआ इसलिए उसने कठिन परिश्रम की, ये कहना गलत है। वह सफल नहीं हुआ क्योंकि उसने कठिन परिश्रम की, तो ये कहना तो कहीं ना कहीं अजीब लग रहा है कि सफल नहीं हुआ क्योंकि वो कठिन परिश्रम नहीं किया। यदि यहाँ पर नहीं लिख देता तब बिकॉज फिट बैठ जाता, ये इसका आंसर नहीं होगा। वह सफल नहीं हुआ हालांकि उसने कठिन परिश्रम किया था, यहाँ पर अल्दाव यहाँ पर बिल्कुल फिट बैठ जाएगा। अल्दाव मतलब होता है यद्यपि या हालांकि, तो वह सफल नहीं हुआ हालांकि उसने ये चीज किया था। 19 नंबर क्वेश्चन है, वी ब्लैंक ओवे ट्रैफिक रूल्स, यानी कि हमें ट्रैफिक रूल्स का पालन करना चाहिए। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, तो सलाह के लिए हम क्या यूज करेंगे, वी शुड ओवे ट्रैफिक रूल्स। यहाँ पर शुड का यूज राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन में हमें करेक्ट स्पेलिंग बताना है कैलेंडर वर्ड का। हालांकि ये दिखता सिंपल सा है लेकिन इसमें भी गलतियां हो जाती हैं। तो कैलेंडर की स्पेलिंग की बात करें तो कैलेंडर का स्पेलिंग होता है CALENDAR होता है। ठीक है, हम लोग DER सोच लेते हैं, लेकिन आपको याद रखना कि कैलेंडर का स्पेलिंग होता है CALENDAR। CALENDER नहीं, DAR। बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैलेंडर का स्पेलिंग ये होता है। 21 नंबर क्वेश्चन है, बाय हुम वॉज दिस डन, यानी कि यह काम जो है वो किसके द्वारा किया गया। सेंटेंस का हमें एक्टिव करना है, तो हु का बाय हुम जो कि चारों में एक्टिव है। वॉज प्लस थर्ड फॉर्म, वॉज प्लस थर्ड फॉर्म किसका होता है, तो ये होता है पास्ट इंडेफिनिट का, यानी कि हमें वर्ब का सेकंड फॉर्म का यूज करना पड़ेगा। तो हु डिड, डन तो थर्ड फॉर्म हो गया, डज जो है वो फिफ्थ फॉर्म हो गया, डिड हमें डिसाइड करना किस में, ए और डी में। हु डिड, डिड जो है वर्ब का सेकंड फॉर्म हो गया, तो एक और वर्ब हम क्यों लगाएंगे, यानी कि ए नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। हु डिड दिस, किसने यह किया। 22 नंबर क्वेश्चन है, दे हैव बीन लिविंग हियर 2010, यानी कि कहने का मतलब हुआ कि वे लोग जो है यहाँ पर कब से रह रहे हैं, 2010 से रह रहे हैं। तो पास्ट में 2010 में काम शुरू हुआ यहाँ पर रहना, वो अभी तक रह ही रहे हैं। तो पास्ट में किसी टाइम काम शुरू हुआ और प्रेजेंट तक कंटिन्यू है, तो इस सिचुएशन में कौन सा टेंस यूज करेंगे, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। और जब भी सेंटेंस में आपको हैज, हैव, हैड या इसके साथ बीन जुड़ा हुआ मिल जाए और टाइम दिया रहे, तब आपको डिसाइड करना है किसमें किसमें, सिंस या फॉर में डिसाइड करना है। ठीक है, यहाँ पर ये दोनों हो गए कैंसिल। तो दे हैव बीन लिविंग हियर, अब यहाँ पर क्या लगाएं, तो 2010 हमें एग्जैक्ट ईयर दे दे। तो जब किसी टाइम को कंफर्म कर दे, एग्जैक्ट टाइम दे दे, यानी कि उसका पॉइंट ऑफ टाइम दे दे कि ये इस समय शुरू हुआ, तो पॉइंट दे देगा, तब वहां पर आपको क्या यूज करना है, सिंस का उपयोग करना है। लेकिन आपको ड्यूरेशन दिया जाए रहेगा, जैसे कि 10 साल से रह रहा, तो ये एग्जैक्ट टाइम नहीं है, एग्जैक्ट ईयर नहीं बता रहा। यहाँ पर 10 साल क्या है, टाइम का लेंथ है, तो ड्यूरेशन दिया रहेगा, तब आपको क्या यूज करना है, तो आपको फॉर का उपयोग करना है। तो यहाँ पर कंफर्म कर दिया तो पॉइंट दे दिया, यानी कि हम सिंस का यूज करेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ठीक है, दे हैव बीन लिविंग हियर सिंस 2010। 23rd नंबर क्वेश्चन में हमें फ्रेजल वर्ब का यूज करना है, ही ब्लैंक स्मोकिंग लास्ट ईयर, यानी कि उसने लास्ट ईयर जो है स्मोकिंग छोड़ दिया, यानी कि गिव अप कर दिया। गिव अप, तो गिव यहाँ पर छोड़ दिया पिछले साल, यानी कि हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। गिव का सेकंड फॉर्म गेव हो गया, अप, गेव अप मतलब होता है छोड़ दिया। ठीक है, ही गेव अप स्मोकिंग लास्ट ईयर। 24th नंबर क्वेश्चन है, द टीचर अलोंग विथ द स्टूडेंट्स ब्लैंक प्रेजेंट टुडे, तो यह क्वेश्चन जो है वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का है। टीचर के साथ साथ जो है ये स्टूडेंट्स भी प्रेजेंट हैं आज। हम लोग सोच लेंगे कि टीचर तो है, ये स्टूडेंट्स भी है, खूब सारे लोग हैं, तो प्लूरल वर्ब टिक कर दें। प्लूरल वर्ब यदि आपने यहाँ पर यूज किया तो गलत हो जाएगा। आपको क्या याद रखना है कि अलोंग विथ जो है ये अपने आप में प्रीपोजिशनल फ्रेज है। तो ये प्रीपोजिशनल फ्रेज हुआ तो प्रीपोजिशन का अपना एक ऑब्जेक्ट होता है, द स्टूडेंट्स बन गया, ये ऑब्जेक्ट बन गया, तो ऑब्जेक्ट का वर्ब के साथ एग्रीमेंट नहीं हुआ, एग्रीमेंट हुआ सब्जेक्ट का वर्ब के साथ। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, द टीचर, जो कोई सिंगुलर फॉर्म में है, तो वर्ब भी सिंगुलर आना चाहिए। इज ए सिंगुलर, हैज है, ये दोनों हो गए कैंसिल। अब ये प्रेजेंट है, इनका प्रेजेंस शो करना है, तो है के सेंस में हम इज का यूज कर देंगे। यहाँ पर हमें पोजीशन अधिकार तो शो नहीं करना है, परफेक्ट टेंस भी नहीं है। ए नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।
इस क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट जो है मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 41 ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। तो पीडीएफ के लिए आपको यूट्यूब को ज्वाइन करना पड़ेगा। ज्वाइन होने का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या सब्सक्राइब के पास भी जाकर आप वहां पर ज्वाइन बटन होगा, वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद आपके लिए मेंबरशिप सेक्शन इनेबल हो जाएगा, जहां पर बहुत सारे पीडीएफ जो है आंसर्स के साथ पड़े हुए हैं। ठीक है, तो लास्ट का क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सेंटेंस, यानी कि करेक्ट सेंटेंस को हमें चुनना है। इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यदि वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।